तो आज बहुत अहम दिन होगा, स्पेशली अब क्रूड के अंदर क्या किया जाए, गोल्ड सिल्वर के अंदर क्या किया जाए, इस तरह सभी तरह के आंकड़ों पे हमारी नजर रहेगी। स्पेशली कच्चे तेल जिस पे लगातार फोकस बना हुआ है। शुरुआती गिरावट तो इसमें खत्म हो गई है, लेकिन फिर से इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। भाव 3 महीने के निचले स्तरों पर हैं। यही इसलिए सबसे अहम है कि क्या आप खरीदारी करें या फिर इससे दूर रहें। लेकिन सोने में दबाव अभी भी कायम है। इसका दाम करीब 30,000 रुपये से नीचे भी पहुंच गया है और 3 महीने के निचले स्तरों पर आपको चांदी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ नॉन फार्म पेरोल डाटा भी आज जारी हो जाएगा, जिस पे ज़्यादातर कमोडिटी ट्रेडर्स नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर कमोडिटीज़ पे इसका असर पड़ता है। और इस साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपये में जो कमज़ोरी बढ़ गई है, इसका और कितना इम्पैक्ट आपको आते हुए दिखेगा। ऐसे में घरेलू बाजार में खाने के तेलों में भी तेज़ी आई है। पाम तेल का दाम करीब 1% तक चढ़ गया। सोयाबीन में भी तेज़ी है और वजह हमने कल भी आपके सामने रखी थी, आज भी हम डिस्कस करेंगे कि जो महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा हुई है उससे करीब 50% से ज़्यादा की फसल खराब हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, चीनी के वायदा में दाम करीब 1% गिर गए हैं, लेकिन स्पॉट शुगर के अंदर देखेंगे तो दाम आपको तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के नवनीत है और एंजल ब्रोकिंग के अनुज हैं। इन दोनों से समझेंगे कि आज जो हम कमोडिटी डिस्कस करने वाले हैं उसमें ट्रेडिंग के फायदे कहां पे छुपे हुए हैं। लेकिन अनुज, सबसे पहले आपसे हॉट पिक जानना चाहेंगे, आज की हॉट पिक क्या है? गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें तो आज हमें लगता है कि सोयाबीन के अंदर बाई इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं क्रॉप डैमेज हुई और साथ में टेक्निकली हमने देखा है कि लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, वॉल्यूम यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो सोयाबीन के अंदर बाय कर सकते हैं करीबन 3220 के आसपास। स्टॉप लॉस 3150 का रहेगा, टारगेट करीबन 3330 तक देखने को मिल सकता है। वहीं हमने ग्वारसीड के अंदर भी एक बाउंस आते हुए देखा है लोअर लेवल से, तो ग्वारसीड के अंदर भी हमारा टेक्निकल कॉल रहेगा जहाँ बाय कर सकते हैं 3440 के आसपास। स्टॉप लॉस 3340 का रहेगा, टारगेट करीबन 3600 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों के अंदर ही हमें लगता है बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो ग्वारसीड है अक्टूबर वायदा उसकी खरीदारी कर सकते हैं। एंजल की रिकमेंडेशन, अनुज के कह रहे हैं कि 3440 तक आप इसमें रेंज में बाय करेंगे तो आप 3620 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। ये कुछ एक एग्री के सौदे आपको दिए, इस सोयाबीन में भी खरीदारी की ही रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और आप फटाफट से ये देख लेते हैं कि मंडी में और कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आज आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकती हैं। तो मंडी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे चीनी की। इसमें बड़ा खेल हो रहा है। वादा पर तो जैसे तैसे काबू पा लिया गया है, लेकिन हाजिर में इसकी कीमतों में भारी उठापटक होती हुई दिख रही है। यूपी के बरेली में आज चीनी का दाम करीब 50 रुपया बढ़ गया है। वहीं मुंबई में भी 90 रुपये ऊपर बिक रही है चीनी। मुंबई में चीनी का दाम 3880 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पहुंच गया है, जबकि वादा में गिरावट का रुख है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते तक महाराष्ट्र की चीनी मिलें मांग कर रही थी कि उनके यहाँ तो मांग ही नहीं है, लेकिन एकाएक उन्होंने दाम भी बढ़ा दिए हैं। लेकिन ये इस पे अब पूरी तरह से विस्तार पे बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट्स का एक व्यू भी लेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब ट्रेडिंग के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए शुगर पे। पहले एक फंडामेंटल व्यू, एक चेक ले लेते हैं कि आखिरकार ये ऐसा हो क्यों रहा है। इस पे बातचीत करने के लिए चीनी कारोबारी राजेंद्र खंडेवाल हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए CNBC आवाज को। अभी ऐसा हो रहा था कुछ दिन पहले तक कि महाराष्ट्र की चीनी मिल कह रही थी कि मांग नहीं है। अब ऐसा हो रहा है कि मांग नहीं है लेकिन दाम बढ़ा दिए गए हैं। फ्यूचर पे तो सरकार भी नजर रखती है और जैसे कुछ हो हल्ला मचता है तो फ्यूचर पे कई तरह के क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, लेकिन स्पॉट में चीनी के दाम एकाएक बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है सर? समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र हो रहा है। कहा तो कर रहे थे कि हमको एक्सटेंशन दे दीजिए, तो काम कह रहे हैं कि माल ही खत्म हो गया और हर लॉट बिकती है 30 से 10 हो रही थी। माल कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, काउंटर कम। लेकिन आपके हिसाब से तो चीनी के दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे स्पॉट में? यूपी में तो मिलों के पास स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे अगर 10-20-50 रुपए बढ़ जाते हैं तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि त्योहारी सीजन है। और महाराष्ट्र के साथ माल न होने जो सरकार भी कह रही है कि पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, काम है, फिर जो माल भाव बढ़ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा राजेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्टलाइजेशन का मुद्दा है, भले थोड़ा दिनों बाद पता लगे, लेकिन शायद आपको इसकी बू पहले से ही आ रही हो कि कार्टलाइजेशन तो नहीं हो रहा चीनी मिलों के बीच में आपस में? ये भी संभव है, ये भी संभव है सर। क्या होता है तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछूंगा। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक बार डिमांड नहीं थी, लेकिन आपकी समझ से भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र में चीनी के दाम आपको वापस
कुछ गिरते हुए दिखते हैं, फिर ठहरते हुए दिखते हैं? नहीं, ठहरना चाहिए। अब मुझे तो लगता है कि ठहरते हुए दिखते हैं। शुक्रिया आपका। आपको लगता है कि ठहरते हुए दिखते हैं। कार्डलेशन के मुद्दे पर तो हालांकि राजेंद्र ने जी साफ नहीं बताया, कारोबारी हैं चीनी के, लेकिन हाँ उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है कि मांग नहीं है लेकिन फिर भी दाम बढ़ रहे हैं, तो ये गोलमाल ऐसा क्यों हो रहा है। फ्यूचर पे तो नो डाउट नजर रहती है, लेकिन अब आप फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार वो भी समझ लें उसमें रणनीति क्या होनी चाहिए। अनुज, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? अगर शुगर के अंदर ट्रेड किया जाए तो कैसे किया जाए? स्पॉट और फ्यूचर दोनों में फर्क है? देखिए, शुगर में देखें तो कहीं ना कहीं जो मेन अभी रीज़न है वो ये है कि जो फेस्टिवल डिमांड है उसकी वजह से जो भाव है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो नो डाउट कि जो ट्रेंड है शुगर का वो भी डाउन साइड में ही है, क्योंकि हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो करीबन 3900 रुपये के आसपास तक जाकर अब करीबन 3500 रुपये के आसपास चल रहा है। तो एक सेलिंग प्रेशर हायर लेवल्स पे हावी है, मगर फिलहाल जो ये भाव यहाँ से बढ़े हैं ये जस्ट एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग टाइप में। और अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट में जो भाव बढ़े हैं उसका एक यहाँ पर देखने को मिला है। मुझे लगता है कि फ्यूचर्स मार्केट में भाव स्टेबल रहेंगे या फिर थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर फिजिकल मार्केट में कुछ डेवलपमेंट होते हैं या सरकार की कुछ नीति कुछ चेंज होती है तो हो सकता है कि भाव में कुछ उतार चढ़ाव और देखने को मिले। अदरवाइज मुझे लगता है कि भाव अभी इसी रेंज में स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है नवनीत, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। माफ़ी चाहता हूँ आपसे बस थोड़ा सा लेट आ रहा हूँ, लेकिन गोल्ड और सिल्वर इसमें कर रहा क्या जाए, क्योंकि आप दो तरह के ट्रेडर्स हैं। इनके पास एक ऐसे ट्रेडर है जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, आप उनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे, या फिर ऐसे ट्रेडर जिन्होंने अब तक कोई ट्रेड नहीं लिया गोल्ड और सिल्वर में, आप उनको बाय करने की राय देंगे? जी, अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हमने देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने मिला है। करीब 47,000 से सिल्वर करेक्ट होते हैं 42,500 के आसपास आ चुका है। यहाँ पर एक बहुत लुक्रेटिव बेट बनता है दोनों गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के अंदर। अगर हम देखें तो नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आने वाला है उसको भी मार्केट ने कुछ हद तक फैक्टर इन कर लिया है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर मोस्टली दिसंबर रेट हाइक एक फैक्टर्ड इन है, अगर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रेट हाइक पोस्टपोन्ड हो जाता है तो हमने यहाँ से बहुत अच्छा रैली देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के अंदर। मुझे लगता है कि $17.5 से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सिल्वर प्राइसेस में इंटरनेशनली, और $1250 गोल्ड इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम उसके एकदम आसपास है, तो मुझे लगता है यहाँ से दोनों में बाइंग का बेट बनता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो गोल्ड में एक बाय बनता है 1250 इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। आप इस पर नजर रखें, अभी 1266 चल रहा है ग्लोबल कमोडिटीज, तो 1250 का एक सपोर्ट है। बाइंग और डिप किया जा सकता है, वॉल्यूम थोड़ा कम रखें, ऐसा नवनीत का भी मानना है कि पेरोल हालांकि थोड़ा डिस्काउंटेड है लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस है जो आज आपको आता हुआ दिखेगा। अब मैं सीधा बेस मेटल पे आता हूँ। आपकी रिकमेंडेशन बेस मेटल पे कहाँ पर है? आप कॉपर ज़्यादा ठीक लगता है आपको या फिर एल्यूमिनियम? नवनीत जी, हमने देखा है कि जो माइनर मेटल्स है उनमें काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई थी पिछले कुछ दिनों में, और 2-3 दिन से हम करेक्शन देख रहे हैं उनमें। गोल्ड और निकल मेरे हिसाब से फेवरेट बेट है एज फार एज अदर मेटल पेयर्स आर कंपेयर्ड। गोल्ड कॉपर में मैं आपको 320 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। 325-26 आपका अपसाइड टारगेट हो सकता है, 318-50 स्टॉप लॉस होता है शॉर्ट टर्म में। निकल में हमने देखा है कि 705 से करेक्ट होते हुए 670 तक आ चुका है। फिलीपींस का जो डेवलपमेंट है वो काफी हद तक प्ले ऑफ हो चुका है, एंड 20 माइंस बैनिंग की जो खबर है उसको मार्केट ने काफी पॉजिटिवली ले लिया है, उसके चलते हमने काफी सेल ऑफ देखा है। बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक बेस बनता नजर आया 650-670 की रेंज में निकल में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। तो 670 के आसपास मैं बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगा 10 रुपए के स्टॉप लॉस से। 690 और 705 आपका पॉसिबल टारगेट हो सकता है। ठीक है, मैं क्रूड पे भी आपकी राय लूंगा, लेकिन नवनीत मेरे को बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, अगर मैं बेस मेटल और प्रीशियस मेटल दोनों आपके सामने रख दूं और आपसे ये चॉइस में दूं कि सिर्फ एक ही कमोडिटी को आप पिक करें तो वो कौन सी बाय की होगी? जी, मैं सिल्वर को बाय पिक करूंगा। ठीक है, चलिए एडिबल ऑयल पे आ जाते हैं, उसके बाद कच्चे तेल पे समझेंगे रणनीति। अनुज, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? क्योंकि मलेशिया में तो पाम ऑयल के प्राइजेस गिरे हैं लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। देखिए, अगर हम एडिबल की बात करें तो सबसे बड़ा रीज़न अगर हम सोयाबीन की तरफ देखें तो बारिश से कहीं ना कहीं जो क्रॉप है वो इफेक्टेड होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा। हालांकि जो सोइंग है मुझे लगता है कि वो थोड़ा लेट हुआ है, और हो सकता है कि जो अराइवल्स आएंगी वो भी थोड़ी लेट आएंगी। मगर अगर ज़्यादा बारिश होती है तो हो सकता है कि डोमेस्टिक जो सोयाबीन है उसका कुछ खराबी हो सकती है क्रॉप में, तो हो सकता है कि भाव थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दें। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जितने भी एडिबल ऑयल हैं वो सब आप लोअर लेवल्स पर ट्रेड करें, चाहे वो सरसों हो चाहे वो CPO हो। CPO
हमने देखा था, अगर हम देखें तो 580 का हाई बनाकर करीबन 500 के आसपास आ गया, तो करीबन 80 से 90 रुपये इसमें करेक्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखें तो फेस्टिवल सीजन की वजह से जो डिमांड है वो यहाँ निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि सोयाबीन, रिफाइंड सोया और CPO तीनों ही कमोडिटीज़ में डोमेस्टिक रीजन की वजह से भाव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि तिलहन के अंदर बाय इनिशिएट करके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक टेक्निकल मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुका है, तो एक रिकवरी यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके जो सवाल है उनके तो जवाब लेंगे ही, और साथ ही क्रूड में क्या करना है ये एक टॉपिक रह गया है जिसको हम ब्रेक के बाद उठाएंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है और अब सवालों के जवाब। एक SMS हमको मिला है संपत का, ये जयपुर से भेजा गया है और क्रूड के बारे में जानना चाहते हैं नवनीत। ये इनके पास 5 लॉट हैं और 3175 की इनकी खरीद है। कल हमने देखा था कि 3300 का रेट आ गए थे। इनके पास पुरानी पोजीशन है जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। ये अभी क्या करना चाहिए? जी मुझे लगता है कि जब तक 3260 3250 नहीं टूटता ये अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये रैली अभी सेट इन हुई है, $49 का लेवल अच्छा ब्रेच किया है। ऐसा लगता है 51 51.5 भी नाइमेक्स पे दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है 3350 3370 तक इनको ये रैली प्ले आउट करनी चाहिए। ठीक है, 3260 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। 3300 की रेंज में आप चाहें ऊपर जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। 5 लॉट हैं, सावधानी से ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं। एक और SMS हमको मिला है दौलत राम का, राजकोट से भेजा गया है। अनुज, इन्होंने जीरा बाय किया हुआ है, 17,000 रुपए की रेट पे इनकी खरीद है, ये क्या करें? देखिए जीरा में अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट जो है वो अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो एक बाउंस मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। तो ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बट इनकी जो पोजीशन में स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 16,600 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है करीबन ऊपर में 17,300 तक देखने को मिल सकता है। तो 17,300 के आसपास आए तो एग्जिट हो जाए, क्योंकि हमें लगता है कि हायर रेंज पर जो जीरा है वो टिक नहीं पाएगा, करेक्शन वहाँ दोबारा देखने को मिलेगा। तो 17,300 के आसपास ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, 17,300 पे भी आपको 300 रुपये का पर प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप इसमें चाहें तो एक बार निकल सकते हैं। एक सवाल हमको मिला है, इनफैक्ट अब हमारे साथ वो कॉलर जुड़े भी हैं, अरविंद है। अरविंद जी, आपको आवाज मिल रही है? इनसे बात नहीं हो पाएगी। ग्वालियर से इनका सवाल है, जिंक का एक लॉट इनके पास है 154 का। नवनीत, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये बेचा हुआ है इन्होंने लॉट, 154 की सेल है, बाय नहीं है, बेचा हुआ है। जी मेरी रिकमेंडेशन की 156, जब तक जिंक 156 नहीं क्रॉस करता है ये अपना शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 151 152 के आसपास इनको मिल सकता है, जहाँ पे ये एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मितेश हैं। मितेश, आपको आवाज मिल रही है, सवाल पूछें। हेलो जी नमस्कार सर, सवाल पूछें आप। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास चीनी है तो अभी मैं बेचूं कि इसे रखूं, क्या करूं, ये पूछना चाहता हूँ। कितनी क्वांटिटी है सर, ये बता देंगे? है कितनी क्वांटिटी आपके पास है? 800 बोरी? 900 बोरी है, 900 बोरी। ठीक है, 800 से 900 बोरी इनके पास है। अनुज, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? वैसे अभी आप शुगर पे बता ही रहे थे, लेकिन इनके पास क्वांटिटी करीब 800 से 900 बोरी की है, तो ये अभी होल्ड करें क्या? क्योंकि स्पॉट में तो देख रहे हैं चीनी के दाम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। डिम्पी जी, हमने भी डिस्कस किया था कि जिसमें हमने ये देखा था कि जो ट्रेंड है वो डाउन है, बट हो सकता है कि त्योहारी सीज़न की वजह से जो भाव है वो बढ़ सकते हैं। तो अगर भाव बढ़ते हैं ऊपर, करीबन अगर जो 3515 के आसपास रेट चल रहा है, अगर ये 3560 3580 के आसपास मिलता है तो मेरी एडवाइस रहेगी कि वो निकल जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। तो हो सकता है कि भाव हाइयर रेंज में जाके बिकवाली का मौका दें। तो अगर इनको मौका मिलता है तो एग्जिट हो जाए, क्योंकि हमें लगता है कि ट्रेंड डाउन होने की वजह से आने वाले दिनों में इसमें गिरावट रहेगी। त्योहारी डिमांड की वजह से भाव में थोड़ा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 10-15 दिन वेट कर लें एक बार। अनुज, 10 दिन वेट कर लें कि 10-15 दिन अगर वेट करेंगे तो इनको जो 3580 3560 के आसपास के रेंज है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3580 मिल सकता है। 10 से 15 दिन एक बार वेट किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, उनके जवाब देंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सनी है अमृतसर से अपना सवाल पूछने के लिए। सनी जी नमस्ते।
नमस्ते जी। पूछिए सर अपना सवाल। 3 लॉट कॉपर के बाय किए हुए हैं 320 पे। 320 की खरीद है आपकी, ठीक हाँ है। जी। पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। नवनीत, आपकी रिकमेंडेशन कॉपर पे 320 की इनकी खरीद है, 320 ही रेट चल रहा है। जी मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छा बेट लिया है यहाँ पर 320 के आसपास बाइंग करने का। 318.50 318 के आसपास ये स्टॉप लगा के अपना पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल 325 327 भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है। एक मस्टर्ड पे भी हमारे को सवाल आया है। अनुज, मस्टर्ड इनके पास 200 बोरी हैं। एक फार्मर ने सवाल भेजा है, संदर्भ है उनका नाम। अभी ये क्या करें? आपको सरसों में और कितना तेजी दिखती है? देखिए, सरसों में हमने पिछले कल के सेशन में भी एक तेज़ी देखी थी और आज भी अगर हम देखें तो एक बाउंस बैक देखा है। मुझे लगता है कि सरसों के अंदर एक टेक्निकल बाउंस बैक है और एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में भाव करीबन 4600 रुपये तक आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से 70-80 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जिनकी बाइंग पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है। अनुज, आपने काफ़ी सारी एग्री कमोडिटीज़ पे रिकमेंडेशन दी है। कोई एक एग्री कमोडिटी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसमें प्रॉफिट जल्दी और बेहतर और ज़्यादा सेफ तरीके से बन सकता है, वो कौन सी होगी? देखिए, हमारी बेस्ट पिक हमने सोयाबीन लिया और गुआर सीड लिया, तो मुझे लगता है कि दोनों ही कमोडिटी बेस्ट रहेंगी। उसमें से भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सोयाबीन और गुआर दोनों पे रिकमेंडेशन ऑलरेडी पहले भी अनुज दे चुके हैं। नवनीत, रुपए पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक सीमित दायरे के अंदर थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। डॉलर रुपये इक्वेशंस आपको कैसे लग रही है? जी पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। 6660 और 6680 के रेंज में ट्रेड हो रहा है डॉलर। मुझे लगता है रेट कट आने के बावजूद हमने कुछ खास अप्रिसिएशन नहीं देखा है डॉलर में। काफी हद तक सब कुछ प्राइस इन होता हुआ नजर आ रहा है और इक्विटीज में थोड़ा सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। इसके चलते एक डॉलर में वीकनेस आ सकती है। 6685 जो एक ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर बाय रेकमेंड करूंगा। 6670 67 10 20 का टारगेट हो सकता है। 6660 आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। अनुज, आप भी थोड़ा बुलिश हैं, रुपए के स्ट्रॉन्ग देखते हैं रुपए को डॉलर के मुकाबले? देखिए, रुपीज़ में अगर हम देखें तो आज लोअर लेवल से एक बाउंस बैक देखा है और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो सकता है। हालांकि 67 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, बट मुझे लगता है कि जो करंट लेवल्स हैं वो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। 67-67.10 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है अनुज, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए एग्री कमोडिटीज़ में क्या करना चाहिए और रुपये पे भी अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए। नवनीत, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में आज हिस्सा बनने के लिए और बताने के लिए कि अलग अलग कमोडिटीज़ में क्या किया जाए। कोई डिस्क्लेमर होगा अनुज आपकी तरफ से? देखिए, हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स को बताया गया, हो सकता है उनकी पोजीशन हो सकती है। नवनीत, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्ट्रेटेजीज मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट की है। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का ही कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।